Good afternoon, everybody. So, I welcome you all to Career Quest. एंड आज का जो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं वो है 9 नवंबर का। तो ये बीच में जो हमारा दिवाली ब्रेक रहा है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज की जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली एडिशन की वो हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि इस्लामाबाद जो है उसने मना कर दिया किस चीज़ के लिए। इंडिया ने 10 नवंबर को यानी कल, आज 9 नवंबर है, कल 10 नवंबर है, तो कल के दिन जो है इंडिया ने एक NSA लेवल की एक मीटिंग जो है वो रखी थी। किन कंट्रीज़ के साथ? जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है और अफ़गानिस्तान के विद रिस्पेक्ट टू जितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए जो है उन सब के NSAs को इनवाइट किया था इंडिया में एक मीटिंग के लिए। तो ये बेसिकली इस मीटिंग का पर्पस क्या था? इस मीटिंग का पर्पस ये था कि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कंट्रोल किया है तब से वहाँ से जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गया है। अब ना कि सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट एनहेंस हुआ है बल्कि उनके साथ साथ आपको पता ही होगा कि ड्रग ट्रैफिकिंग, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो ये सारे जो थ्रेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे रीजन एज अ होल को हो गई है। तो अगर आप रेगुलर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं या यू आर एन एविड वॉचर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एवरीथिंग, तो आपने आई एम श्योर डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा कि आफ्टर तालिबान हैज़ टेकन ओवर अफ़गानिस्तान तो रिसेंटली साउथ एशिया में खासकर जो है एक एक्सट्रीमिज़म की, जो इस्लामिक रेडिकलिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिसेंट बहुत ही ज़्यादा जो है स्पाइक हो गई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ आ गया है। वो इसलिए आ गया है क्योंकि जो है ना अफ़गानिस्तान को या तालिबान का जो एक मॉडल है उसको एक आइडियल मॉडल जो है प्रेजेंट किया जा रहा है बाय रेडिकल और या आप जो कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट। वो कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में ऐसा किया जा सकता है और वहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं पूरा का पूरा कंट्री, तो वाई नॉट दी अदर कंट्रीज। तो उस वजह से जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं इस रीजन के, वहाँ पे जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट काफ़ी एनहेंस हो गया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये डायलॉग बुलाया गया है। इंडिया ने जो है, न्यू दिल्ली ने, या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो डायलॉग अरेंज किया है, तो इसमें वो बेसिकली यही एक आर्किटेक्चर डेवलप करना चाहते हैं जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया हो गया, ईरान हो गया, इंडिया हो गया और जो इमीडिएट नेबर्स हैं जो इस रीजन में मेजर प्लेयर्स हैं और जिनको इफेक्ट हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में, वो एक कंबाइंड एक नेगोशिएटेड आर्किटेक्चर डेवलप करे ताकि अगर किसी भी तरीके का कोई थ्रेट आता है तो उसे कोलैबोरेशन से कैसे टैकल किया जा सकता है। सो फॉर दिस पर्पस दिस मीटिंग इज़ देयर। तो इस मीटिंग में पाकिस्तान ने तो पहले ही, पाकिस्तान के जो NSA हैं मोहिद यूसुफ, उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम, इंडिया ने जो ये मीटिंग रखी है क्योंकि इंडिया इसे होस्ट कर रहा है तो हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अभी बेजिंग की तरफ से भी न्यूज़ आई है कि बेजिंग ने भी कहा है कि हम भी जो है इन पर्टिकुलर टेक्निकल शेड्यूलिंग का रीज़न दिया है, बट बेसिकली वो भी इंडिया को एज अ लीड नहीं देख सकते कि इंडिया अफगानिस्तान के मैटर में एक लीड या एक आप कह लो मेजर प्लेयर निकल के आए। तो चाइना ने भी जो है, चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी यहाँ पे आने से मना कर दिया है साइटिंग सम शेड्यूलिंग इश्यूज, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे फिर पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? तो यहाँ पे रशिया, ईरान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब के सब ने जो है इसे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और अपने NSAs की जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म किया है। तो इस मीटिंग को चेयर कौन करेंगे? तो इस मीटिंग को जो चेयर करेंगे वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जिनका नाम है मिस्टर अजीत डोभाल। तो वो इस मीटिंग के जो है होस्ट करेंगे और उसको चेयर करेंगे और ये मीटिंग जो है इन सारे कंट्रीज़ के साथ मिलके होगी ताकि एक कोलैबोरेटिव आर्किटेक्चर डेवलप किया जा सके। अब दूसरा, इस मीटिंग को करवाने का क्या फ़ायदा है? देखिए, पहला फ़ायदा तो ये है कि एक आपको एक जो है कंबाइंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा टू टैकल डिफरेंट इश्यूज। दूसरा है कि अभी तक मेजर पावर्स जो हैं इंडिया को विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान जो है ना एक काइंड ऑफ इग्नोर करके चल रही थी। तो दिस इज न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट टू क्लेम दैट सीट एट हाई स्पॉट, ठीक है ना, कि सीट एट द टेबल, जिसको हम डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहते हैं कि सीट एट द टेबल जो है ना वो हमें चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा ठीक है इमीडिएट नेबर है, हमारा बाउंड्री जो है टच करती है, ठीक है,
बट उसके अलावा वी हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अफगानिस्तान इन देयर सोशल प्रोजेक्ट्स। हमने कोई ऐसा उसे अफगानिस्तान को या कोई लॉटरी की टिकट की तरह ट्रीट नहीं किया है। वी हैव ट्रीटेड देम लाइक अ वेरी रिस्पेक्टेबल नेबर एंड वी हैव ट्रीटेड देम लाइक एनी अदर कंट्री वी ट्रीट। ठीक है, तो हमने वहाँ पे उनके स्कूल्स में, उनके यूनिवर्सिटीज़ में, उनके सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। एंड वी हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू $3 बिलियन। ठीक है, तो इसकी वजह से अफगानिस्तान में इंडिया के लिए गुडविल काफ़ी है। तो वो चीज़ जो है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में कल को इंस्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बना बनाया जो है ग्राउंड मिल जाएगा, और बना बनाया ग्राउंड मिलेगा तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्पिल ओवर जो है हमें देखने को मिल सकता है। रिसेंटली आप देख सकते हैं JNK में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी एकदम से इंक्रीज़ हो गई हैं। वो इसीलिए इंक्रीज़ हो गई हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो एपिसोड है उसके होने के बाद उनके भी जो हौसले हैं वो और बुलंद हो गए हैं, और वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडिया न्यू दैट सच थिंग्स माइट अकर, सो दे आर ट्राइंग टू टैकल दोज थिंग्स। क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उस सोर्स को पिन पॉइंट करने में जो सोर्स प्रॉब्लम है। तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने बड़े रीजन में इतने सारे प्लेयर्स जब होते हैं, और उसमें जब 2 एंटी होते हैं या 3 एंटी होते हैं, और 3-4 अलग से काम कर रहे होते हैं, 2 अलग से काम कर रहे होते हैं, तो दे कीप ऑन सैबोटाइजिंग ईच अदर्स एफर्ट। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए इस पूरे एस्पेक्ट को जो है जनरेट करने की कोशिश की गई थी, और आगे भी करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू मीटिंग, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब आपको पता ही होगा कि पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। तो पद्मा अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए हैं, अब पद्मा अवार्ड्स कौन से होते हैं? तो इंडिया के सिविलियन ऑनर्स हैं। तो देखिए, इंडिया में जो ऑनर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिविल ऑनर्स, ठीक है, जो आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, और एक होते हैं मिलिट्री ऑनर्स। तो मिलिट्री ऑनर्स भी आपको पता ही है, वो आर्म्ड फोर्सेस और अदर स्टाफ को जो है वो मिलते हैं। सिविलियन ऑनर्स जो होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, वो सिविल लाइफ में जो भी जिस भी इंडिविजुअल की, इंडियन सिटीजन की कंट्रीब्यूशन होती है उसको ऑनर करने के लिए दिया जाता है। और मिलिट्री ऑनर्स जैसे हमारे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र हैं, तो मिलिट्री ऑनर्स भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं पीस टाइम, ठीक है, और एक होते हैं वॉर टाइम। ठीक है, तो पीस टाइम में और वॉर टाइम में दोनों ही कंटेम्प्रेरीज होते हैं। जैसे पीस टाइम में हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर कौन सा है? तो याद रखिएगा, इट इज़ अशोक चक्र। ठीक है, और वॉर टाइम में इट इज़ परमवीर चक्र, ठीक है, जिसको हम PVC कहते हैं। तो ऐसे ही शौर्य चक्र होते हैं, दूसरी तरफ महावीर चक्र होता है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है। सो वी हैव गॉट पीस टाइम्स एंड वॉर टाइम। बट सिविलियन ऑनर्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो होते हैं पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, और दूसरा जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, दैट इज भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। नो पद्मा अवार्ड्स जो हैं, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी यहाँ पे बैकग्राउंड डिफाइन कर रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। तो पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो इस कैटेगरी, वो इस सॉरी कैटेगरी क्या मैं क्रोनोलॉजी में कह लीजिए, आप ऑर्डर में रहते हैं, तो भारत रत्न नंबर 1 पे आता है। ठीक है, भारत रत्न से ऊपर इंडिया में कोई आपको अवार्ड नहीं मिल सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। भारत रत्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविलियंस को ही मिलेगा, ये किसी को भी दिया जा सकता है, किसी भी फील्ड के लिए दिया जा सकता है। हर साल नहीं दिया जाता है इसको। इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके हेड जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट। तो भारत रत्न के बाद जो अवार्ड आते हैं वो पद्मा अवार्ड्स होते हैं, और इनमें से नंबर 2 पे जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो है पद्म विभूषण। ठीक है,
जो थर्ड हाईएस्ट में सिविलियन ऑनर है वो है पद्म भूषण, और जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो है पद्म श्री। तो यहाँ पे हर साल जो है 26 ऑफ जैन को, सॉरी 26 ऑफ जैन को और 15 ऑफ अगस्त को, जो हमारी नेशनल हॉलीडेज होती हैं, इन दो दिन के अराउंड जो है आप देखोगे कि इन अवार्ड्स की जो है आपको लिस्ट इशू की जाती है। तो उसकी जो सेरेमनी हुई है वो अब हुई है, दैट इज ऑन 8th ऑफ नवंबर। तो ये कौन से ईयर के लिए दिए गए हैं, ये जो 119 अवार्ड दिए गए हैं इस साल, ये फॉर द ईयर 2020/21 के लिए दिए गए हैं। तो ये अवार्ड प्रेजेंट कौन करता है, तो अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि ये प्रेजेंट कौन करता है, तो याद रखिएगा इट इज़ प्रेजेंटेड बाय नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं हमारे महामहिम, वो जो हैं वो इन अवार्ड्स को जो है ग्रांट करते हैं। ठीक है, अब किस किस को मिला है, तो देखिए 119 अवार्ड विनर्स हैं, तो टेक्निकली थोड़ी सी यहाँ डिफ़िकल्टी हो जाती है याद रखने में, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो मैं हमेशा यही आप एक जो है एडवाइस देता हूँ कि आप पद्म विभूषण याद रखिए, आप पद्म भूषण याद रखिए। पद्मश्री में आप सारे याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये 80-90 और समटाइम्स इवन मोर देन 100 विनर्स होते हैं। लेकिन इस बार की जो, या आप पिछले कुछ सालों से ये पद्म अवार्ड्स की जो खासियत रही है वो ये रही है कि पहले जो ये पद्म अवार्ड्स होते थे ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी, होम मिनिस्ट्री जो है उनके अंडर ये रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भारत रत्न जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो कमेटी होती है उन प्राइम कमेटी हेड होते हैं, उस कमेटी की जो है रेकमेंड करती है, तो उसके बाद भारत रत्न मिलता है। बट होम मिनिस्ट्री जो है वो पद्म अवार्ड से रिलेटेड रहती है। तो 2016 ऑनवर्ड्स, आई गेस 2016 या 17 ऑनवर्ड्स, इन्होंने ये अवार्ड्स जो हैं पब्लिक के लिए ओपन कर दिए कि आपको अगर लगता है, ठीक है, तो पब्लिक नॉमिनेशंस होने लग गई थी। इससे पहले पब्लिक नॉमिनेशन नहीं होती थी, इससे पहले गवर्नमेंट में खुद ही डिसाइड किया जाता था क्या क्राइटेरिया होता था, क्या नहीं होता था, नोबडी नोज, और कुछ खास ज़्यादा मतलब पब्लिक डोमेन में था नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जो है होम मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पे लोगों से नॉमिनेशन मांगी कि आपको क्या लगता है कौन आदमी जो है सोसाइटी में इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको पद्मा अवार्ड्स मिलना चाहिए। तो इसमें आप, मैं और इंडिया का हर कोई सिटीज़न जो है होम मिनिस्ट्री पे जाके लॉग इन करके अपना जो है नाम रेकमेंड कर सकता है फॉर दीज अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो पद्म अवार्ड्स की जो नॉमिनेशन होती है वो पब्लिक कर दी गई है। तो वहाँ से जो है ग्रास रूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे जो सोसाइटी में बहुत अच्छे चेंज मेकर्स हैं उनको ऑनर किया जा रहा है, एंड दे आर बीइंग गिवन सच अवार्ड्स। जैसे इस बार में मैं एक स्पेशल मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगा 2-3 लोगों का, जिनमें से एक हैं श्रीमती तुलसी गौड़ा। ये कर्नाटका से आती हैं और इन्हें जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। शी इज़ अ लेडी। तो इन्होंने 30,000 से ज़्यादा पेड़ उगाए हैं कर्नाटका के रीजन में। बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जो है उसकी कंजर्वेशन में बहुत सालों से ये काम करती आ रही हैं, और आज भी बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो जब वो अपना अवार्ड लेने आई थी तो राष्ट्रपति भवन में, तो अपनी उसी ट्रेडिशनल ड्रेस में और बिल्कुल नंगे पाँव आई थी। तो दिस शोज़ कि हमारे जो ये एक्चुअली पब्लिक नॉमिनेशन वाला जो प्रोसेस है, इससे क्या जो है एक अच्छा बेटर चेंज आया है। दूसरा जो मैं ऑनरेबल यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो मैं करना चाहूँगा एक बेंगलुरु के, अगेन कर्नाटका से ही आते हैं, बेंगलुरु के एक फ्रूट सेलर जिनका नाम है हरे काला हजब्बा। तो इन ये जो है एक फ्रूट सेलर है, यानी एक फल की रेडी या आप कह लीजिए फल बेचने वाले हैं। तो इन्होंने पैसा बचा बचा के अपने स्कूल, अपने जो विलेज है वहाँ पे एक स्कूल बनवाया। तो इन्होंने किसी सरकार से हेल्प नहीं मांगी, किसी एनजीओ से हेल्प नहीं मांगी, खुद जो है, आपको भी पता है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं हमारे, जो
फल सब्जी की रेडियाँ लगाते हैं, उनकी कितनी इनकम होती है, फिर भी इन्होंने उसी इनकम से पैसा बचाते हुए जो है यहाँ पे अपने विलेज में एक पूरा का पूरा स्कूल बनवाया, अब ताकि उनके विलेज के जो बच्चे हैं वो अपने ही विलेज में पढ़ सके और उनकी जो एक पढ़ाई है वो अच्छे से जा सके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण इस बार किस किस को मिला है, तो एक तो है हमारी स्वर्गवासी श्रीमती सुषमा स्वराज, जो फॉरेन मिनिस्टर थी 2014 से लेके 2019 तक। बहुत जो है इन्होंने ग्रेट काम किया है, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई थी फॉरेन मिनिस्ट्री की वर्किंग को, और एक्चुअली लोगों के कांटेक्ट में लोगों को लगता था कि हाँ जो है अब हमारे रीच में है, दिस इज़ एक्चुअली अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसके अलावा श्रीमद अरुण जेटली, अगेन उनको भी पोस्ट थॉमसली दिया गया है, यानी मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। तो उनकी वाइफ ने उनके बिहाफ पे ये अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर होते थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में थे। तो ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जो है दिया गया है अवार्ड, ठीक है, पद्म विभूषण का। इसके अलावा पद्म भूषण मिला है श्री पीवी सिंधु, जो कि बहुत फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। इनके अलावा श्री रानी रामपाल, उनको पद्मश्री मिला है। रानी रामपाल जो हैं वो इंडियन विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन हैं। इनके अलावा मोहम्मद शरीफ हैं, जिनको सोशल वर्क के लिए पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। और हरे काला हजब्बा का मैंने आपको बताया ही है, उनको भी पद्मश्री दिया गया है फॉर सोशल वर्क। कंगना रनौत हैं, उनको आर्ट और फिल्म सिनेमा के उसमें फील्ड में जो है पद्मश्री मिला है। तो यहाँ पे आपने जो है पद्म विभूषण और पद्म विभूषण माइंड में याद रखने ही रखने हैं। पद्मश्री में आप कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे बिकॉज जो स्कोप है वो लिमिटेड रहेगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट जो है न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंडिया रेजेस फाइनेंस कंसर्न एट COP एंटर्स सेकेंड वीक। तो ये COP क्या है, तो अब थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है। तो द ईयर था 1992। तो इस साल रियो में, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपने ये आपको ये पता होगा, बट इफ़ यू आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये बैकग्राउंड है क्या, ये COP26 और COP15 ये क्या, COP होती क्या। तो 1992 है ईयर, रियो डे जेनेरो, जो कि उस टाइम पर ब्राज़ील का एक बड़ा फेमस सिटी था और ऑलमोस्ट कैपिटल सिटी ही था, आज के टाइम पे ब्राज़ीलिया है। तो वहाँ पे एक समिट होता है जिसको कहा जाता है रियो अर्थ समिट। तो इस रियो अर्थ समिट में क्या बातें होती हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स गैदर होते हैं और वो कहते हैं कि जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट जो है काफ़ी हद तक डिग्रेड हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये जो पूरा समिट चला और वहाँ से फिर 3 जो हैं कन्वेंशंस निकल के आई। तो ये कौन कौन सी थी, तो ये जो 3 कन्वेंशंस यहाँ से निकल के आई उनमें से सबसे पहली थी UNFCCC। आई एम श्योर आप सबने इनका नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरी जो निकल के आई वो अगेन उसमें UN आएगा, और वो निकल के आई आपकी CCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तीसरी जो निकल के आई वो थी UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये 3 कन्वेंशंस जो हैं ये निकल के आए और डिसाइड किया गया कि इन 3 फील्ड्स में, यानी क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन और बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है अब कंक्रीट एफर्ट्स लगाए जाएंगे और जो है काम अच्छे से किया जाएगा। तो इसके लिए फिर फॉलो अप करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी
जो है एक मीटिंग किया करेंगे। तो यही बनी आपकी कोप, ठीक है। तो ये कोप जो है अब अपने 26वें साल में पहुंच गई है। तो अगर आप 92 से 2021 तक कैलकुलेट करें तो करीब करीब आपको 26 साल मिल जाएंगे। सॉरी, 93 में पहली COP हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करें तो यू कैन गेट अराउंड 26। जो ये दो कन्वेंशंस थी, जो डेजर्टिफिकेशन वाली थी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाली थी, ये दोनों कन्वेंशंस जो हैं ये हर 2 साल में एक बार होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हो इनकी मीटिंग को भी COP ही कहा जाता है, ठीक है। तो अभी ये COP 26 कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है ग्लासगो, स्कॉटलैंड, या फिर अगर मैं कहूँ UK। ये जो CBD है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाली, ये चाइना में हो रही है। डेजर्टिफिकेशन वाली अगले साल होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल में एक बार होती हैं ये दोनों कन्वेंशन, और जो क्लाइमेट चेंज वाली है वो हर साल होती है। इसीलिए ये आगे निकल गई और ये अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो ये COP 16 है जो चाइना में हो रही है, ठीक है। तो अगेन स्टिल यू कंफर्म इट प्लीज़। तो इसीलिए ये COP 26 जो है ये न्यूज़ में थी। ऑल्दो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाली को इतनी न्यूज़ कवरेज नहीं मिली है, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू, और हमने शायद पिछली वीडियोस में कवर भी किया है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या? तो ये जो COP 26 है ना, या ये जो सिंपली COP है, यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक COP थी जो क्योटो प्रोटोकॉल बनती है। आई एम श्योर अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो आपने ये कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, ठीक है। इन्हीं में से एक थी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनी, ठीक है। 2015 में जो COP हुई थी उसको आज हम पेरिस, सॉरी एक, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही है, ठीक है। तो उसको हम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, अगर आपको याद हो। तो 2015 पेरिस में ये COP हुई थी, 21 थी वो, दैट वाज 21, ठीक है। तो इस ये जो है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से जानी जाती है। अब इशू क्या है? देखिए, इसी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि हमें जो है टारगेट्स रखने हैं, क्या कि बाय द ईयर 2100, अभी 2021 चल रहा है, सो यानी इस सेंचुरी के एंड तक हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ठीक है, उसका जो राइज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, उसका जो राइज हो रहा है उसको हमने लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस रखना है। यानी जो ये ओवरऑल टेम्परेचर राइज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से, यानी इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर होता था, एवरेज टेम्परेचर पूरी अर्थ का, उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देना है। अगर पॉसिबल हो सके तो इस 2 की बजाय हमें इसे 1.5 डिग्री ही रखना है। तो अब आप कहोगे सर 2 डिग्री में तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या 1.5 डिग्री में क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो फॉर दोज हु डोंट नो द इम्पोर्टेंस, उनके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा जिस बुक का नाम है 6 डिग्रीज, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। अगर ये बुक नहीं पढ़ सकते तो इसी नाम की आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगी 6 डिग्रीज़ की, तो वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि 1 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में क्या होगा, 3 में क्या होगा, और 6 डिग्री होते होते पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। अर्थ पे कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पानी के, ठीक है। तो ये जो है डिसाइड किया गया तो पेरिस अग्रीमेंट में, तो इसके लिए कहा गया कि हर कंट्री अपने NDC प्रोवाइड करवाएगा। NDC यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या आती कि हर कंट्री खुद डिसाइड करेगा कि अगर वो लेट्स से हर साल एक 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, तो अब वो खुद ही डिसाइड करके बताए कि वो कितना कम करेगा। क्योंकि कोई और बोलेगा तो वो कहेगा नहीं हमारा तो इकोनॉमी रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसीलिए इसे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन बनाया गया। और ये कहा गया कि इन्हें जो है हर साल, या हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिवाइज करते रहिएगा। ये नहीं है कि अपने लिए टारगेट बना लिया कि हाँ जी हम 100 टन से 90 टन कर देंगे, बट ये नहीं बताया कब तक करेंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो कहा था कि आपको ये कॉन्ट्रीब्यूशंस बतानी है, टाइमलाइन बतानी है और इन्हें रिवाइज भी करते रहना है। अब आपने 100 से 90 टन कर लिया, लेट्स से बाय 2015 में आपने डिसाइड किया कि आप 90 टन करोगे बाय 2020, आपने कर लिया। अब ये मतलब नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, आपको और भी आगे करते जाना है। सिर्फ एक कंट्री नहीं करेगा, सब के सब करेंगे, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं इस कॉन्फ्रेंस में सबकी सब ऐसा करेंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी? क्योंकि वो तो डेवलप हो चुके हैं, उनके यहाँ तो टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, और वो डेवलप करने के बाद उनके पास आज जो है मार्केट वेल इस्टेब्लिश्ड है, इकोनॉमी ग्रो कर गई है। बट बात प्रॉब्लम आती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये प्रेशर कर रहे हैं कि तुम अपनी एमिशंस कम करो। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने तो एमिशंस शुरू तो अब करी हैं, अब जब ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज एक्चुअली हो रहा है, हो क्यों रहा है? क्योंकि आपने अपने टाइम में तो दबा के पोल्यूशन किया, और वो पोल्यूशन आज नुकसान कर रहा है। हमने आज अपने आप को ग्रो करना शुरू किया है, अब आप कह रहे हो कि नहीं, तुम अपनी फैक्ट्रियां बंद करो, तुम अपनी इंडस्ट्रीज बंद करो, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? तो इस चीज़ के लिए वो उन्होंने कहा कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाइए, जैसे कि रीन्यूएबल्स। अब आपको पता ही होगा, रीन्यूएबल्स में आपकी सन सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है। अब इस सब में लगता है पैसा। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि आप पैसा प्रोवाइड करवाइए, हमें क्या दिक्कत है, हमें एनर्जी चाहे सन से मिले चाहे कोल से मिले, हमें तो एनर्जी से मतलब है, क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, तो ठीक, वो तो डेवलपिंग कंट्रीज ने 2015 में कहा था कि हम हर साल, ठीक है, एनुअली, अब आप यहाँ पे हिपोक्रेसी देखिएगा डेवलप्ड वर्ल्ड की, हम आपको $100 बिलियन, यानी किनको, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए $100 बिलियन जो है हर साल प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, वो नए मैकेनिज़म्स डेवलप कर सकें, उनका जो ये शिफ्टिंग या मिटिगेशन फंड है, या जो भी नुकसान हो रहा है आज के टाइम में, जैसे आप देख सकते हैं कि चेन्नई में अब ऑलमोस्ट हर साल फ्लड्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो यही तो क्लाइमेट चेंज है। तो वो फ्लड्स की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करने में, डिफॉरेस्टेशन को कॉम्पनसेट करने में ये सारा पैसा जाएगा, और धीरे धीरे। बट जो है ये करना कब था? 2015 में ये डिसाइड हुआ था, और 2020 तक फाइनलाइज करके बताना था कि कौन कौन कितना कितना पैसा देगा। तो पहले तो यूएसए इस ट्रंप साहब के अंडर जो है इस अग्रीमेंट को ही छोड़ देता है। चलिए, फिर जो बाइडेन इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट होके वो आ तो जाते हैं कि नहीं नहीं, हम दोबारा ये अग्रीमेंट जो है ये ज्वाइन कर रहे हैं। बट पैसा देने की जब बात आती है, तो कोई भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सब ज्ञान तो हमें दे रहे हैं कि तुम पोल्यूशन मत करो, तुम अपनी ये आदत सुधारो, तुम अपनी वो आदत सुधारो। पैसा कोई नहीं दे रहा है, सिखाना को टेक्नोलॉजी कोई नहीं दे रहा है। टेक्नोलॉजियाँ भी खुद पेटेंट करवा ली ताकि दूसरा यूज़ ना कर पाए, करे यूज़ करनी है तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो यहीं पे प्रॉब्लम है, और इसीलिए इंडिया ने जो है बेसिक कंट्रीज़, अब ये बेसिक कंट्रीज़ कौन से हैं? तो बेसिक कंट्रीज़ में ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ठीक है, ये आते हैं। तो ये बेसिक कंट्रीज़ की तरफ से जो है इंडिया ने कहा है कि जनाब, आपको जो है, जो ये आपका एटीट्यूड है केयरलेसनेस का और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग, यू मस्ट पे अप, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल आप हो। हमारा जो, अगर देखिए, चाहे इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, ठीक है, सीधी सी बात, लेकिन अगर आप देखें जी पर कैपिटा जो एमिशंस हैं, तो हमारी वन ऑफ द लोएस्ट हैं। उसके बाद जो 2015 में हमने एनडीसी से डिक्लेयर किए थे, उसको मीट करने में हम ऑलरेडी, हमने कहा था हम 2030 तक अपने जो टारगेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं उन्हें 2030 तक मीट कर लेंगे। लेकिन जब स्टडी हुई तो पता लगा कि हम 2025 से पहले ही वो सारे टारगेट्स मीट कर जाएंगे। तो अभी जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर COP26 को अटेंड करने गए थे, तो उन्होंने अगेन उस एथिक्स का जो है, जो हमारे जो, या कह लीजिए संस्कार कह लीजिए, एथिक्स कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, उसका दोबारा जो है एग्जाम्पल सेट करते हुए कहा कि हम अपने टारगेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पेरिस एग्रीमेंट में तो यही डिसाइड हुआ था ना कि हम अपने टारगेट्स इंक्रीज़ करेंगे, तो हम तो अपने टारगेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो आप ये बात कही जा रहे हैं ना बार बार, एक नेट ज़ीरो का कंसेप्ट बहुत चल रहा है,
ठीक है। तो ये जो नेट ज़ीरो का क्या मतलब होता है? नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि आप जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गई, तो बेसिकली आपने ज़ीरो पोल्यूशन किया। और उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, मीथेन भी होनी चाहिए और बाकी गैसेस भी होनी चाहिए। तो ये वो कह रहे हैं कि नेट ज़ीरो हम अचीव कर लेंगे। कौन कह रहे हैं? डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रहे हैं। तो कनाडा कहता है कि हम 2050 तक, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, सब ने कह दिया कि हम नेट ज़ीरो कर लेंगे। बट बेसिकली वो कर कुछ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो ये टाइमलाइन है इसको पीछे की तरफ खींचते जा रहे हैं। पहले बात 2021 की थी 2015 में, आज 2021 आ गया है, तो अब कह रहे हैं जी 2050 तक हम अपने आप को नेट ज़ीरो कर लेंगे। अब वही बात है, मैं आज आपको 2 करोड़ का चेक काट के दे देता हूँ और उस पर डेट डाल देता हूँ 2058 की, तो वो क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है, वो आपके लिए तो बेकार है ना। नुकसान तो अब हो रहा है इन्वायरमेंट को। आप 2050 में जाके नेट ज़ीरो हो गए, तब तक कुछ बचेगा नहीं बचेगा या किस हालत में बचेगा, हु नोज। तो दिस इज़ वाई ये जो है इंडिया ने वहाँ पे रेज किया है। तो आई होप अब आपको जो ये टॉपिक है, आज के बाद जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ जाएगा और आप इसको फॉलो अप करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि लॉजिस्टिक्स ईज इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया है। किसने रिलीज़ किया है? सबसे पहले तो ये इंटरनेशनली रिलीज़ नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही किया है, ठीक है। दूसरी बात, इनमें रैंकिंग्स किसकी आई हैं? जो हमारी स्टेट्स हैं और जो हमारी यूटीज़ हैं, ठीक है। तीसरी बात, टॉप किसने किया है? तो एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं हेडलाइन में, गुजरात ने टॉप किया है। तो नंबर 1 गुजरात, हमारे गुज्जू भाई। नंबर 2 हरियाणा, ठीक है। नंबर 3 पंजाब। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है यूपी का, जो कि एकदम से काफ़ी हाई जंप करके 7 स्पॉट जंप करके 6th प्लेस पे पहुँच चुका है। तो यानी यूपी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। अब ये लॉजिस्टिक्स होता क्या है? तो फैक्ट्रीज़ में सामान होता है मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर होने के बाद फैक्ट्री से लेके, ठीक है, शॉप तक उसका आने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो सारा का सारा लॉजिस्टिक्स में आता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा लॉजिस्टिक्स में आता है। तो ये लॉजिस्टिक्स का जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड की जाती है तो उसमें लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी इंक्लूडेड होता है। तो आज के टाइम में इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो अराउंड 13 to 14% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 7 to 8% रह जाती है। तो यानी अभी भी हम का दुगना जो है हमारे यहाँ पे प्राइस देना पड़ रहा है लॉजिस्टिक्स के लिए। तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो यही एम कर रही है कि हमें जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसे नीचे लेके आना है और उसे कम से कम 5% रखना है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यानी वो डेवलप्ड वर्ल्ड से भी आगे जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जो है वो हम 5% पे ले आएंगे ऑफ द जीडीपी। इससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली competitive हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे और उसके बाद जो है उनकी इंटरनेशनल डिमांड भी जो है इंक्रीज़ हो सकती है। बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो रिलीज़ किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही किया है। तो लॉजिस्टिक्स इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये ऑफिशियल नाम है रिपोर्ट का और इसी रिपोर्ट में ये इंडेक्स आया है। कौन कौन है? स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि सारी की सारी स्टेट्स एक ही कैटेगरी में नहीं हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उन यानी जे एंड के वाली,
उनको जो है सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है। हिमाचल जो है नॉर्मल इन्हीं स्टेट्स की कैटेगरी में आता है, उत्तराखंड भी इसी स्टेट की कैटेगरी में आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट प्लस यूटी ऑफ JNK एंड प्लस यूटी ऑफ लद्दाख, इनके लिए जो है सेपरेट कैटेगरी रखी गई है। तो इस कैटेगरी में जो है टॉप किया है गुजरात ने। क्लियर? चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ी मज़ेदार है, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, देखिए अभी अभी जब हमारे होम मिनिस्टर गए थे वहाँ JNK, तो JNK में उन्होंने एक नई फ़्लाइट जो है उसका इनाग्रेशन किया था। अब ये फ़्लाइट कौन सी थी? ये फ़्लाइट थी श्रीनगर से, श्रीनगर आपको पता ही है JNK की कैपिटल है, श्रीनगर से शारजाह तक की। शारजाह कहाँ है? शारजाह जो है वो UAE का एक पार्ट है। UAE में 7 एमिरेट्स आते हैं। देयर आर टोटल 7 एमिरेट्स इन UAE। वन ऑफ द एमिरेट्स इज शारजाह, ठीक है, अदर्स बीइंग दुबई एंड अबू धाबी एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो इस फ्लाइट का इनाग्रेट किया गया था। तो ये जो फ्लाइट है ये इंडिया से स्टार्ट होके UAE तक जा रही है। तो इट फ्लाइज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो बीच में आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने इस फ्लाइट के लिए अपनी एयर स्पेस का यूज़ करने के लिए कर दिया है मना। इस फ्लाइट को परमिशन कर दी गई थी डिनाई। तो ये फ्लाइट जो है, लेट्स से दिस इज़ A विच इज़ श्रीनगर एंड लेट्स से दिस इज़ B विच इज़ शारजाह। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रूट, तो इस फ्लाइट को जो है राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से फिर अरेबियन सी के ऊपर से होते हुए शारजाह पहुंचना पड़ा था, जिसकी वजह से इसका फ़्लाइट टाइम जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गई, और जो है ये फ़्लाइट महंगी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए। चांसेस क्या बढ़ गए? होंगे ही। तो इस वजह से जो है ये इशू जो है इंडिया ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ उठाया है। तो अब क्या ये पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? तो टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान कैन नॉट डू दिस। क्यों नहीं कर सकता? कहाँ पे लिखा है कि नहीं कर सकता? तो जो हमारा कोलोकियल टर्म होता है ना एक, कि कहाँ लिखा है, तो वो लिखा है 1944 की शिकागो कन्वेंशन, ठीक है। तो शिकागो कन्वेंशन जो है सिविल एविएशन से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन की ये जो कन्वेंशन है ये कहती है कि जितनी भी इस कन्वेंशन में जो मेंबर्स बनेंगे वो मेंबर्स जो हैं वो सबको 6 फ्रीडम्स देंगे। 6 फ्रीडम किस किस बात के? किस बात के फ्रीडम, कैसे फ्रीडम, काहे के फ्रीडम, और कौन से फ्रीडम? तो वो ये 6 फ्रीडम्स जो हैं वो लिमिटेड किस चीज़ के लिए? ये 6 फ्रीडम रहेंगे सिविलियन फ्लाइट्स की मूवमेंट्स के रिलेटेड। तो ये कौन से फ्रीडम्स की बात हो रही है यहाँ पे? तो देखिए जब भी एक सिविलियन फ्लाइट दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे कि शिकागो कन्वेंशन का पहला फ्रीडम कहता है कि कोई भी कंट्री अपनी एयर स्पेस को डिनाई नहीं कर सकता किसी भी फ्लाइट के लिए। लेट्स से दिस इज कंट्री A, let's say this is country B and this is country C। तो A से एक फ्लाइट जनरेट होती है, उसने B जाना है, तो वो C के ऊपर से फ्लाई करके ही जाएगी। तो शिकागो कन्वेंशन का फर्स्ट फ्रीडम कहता है कि कंट्री C उसे अपनी एयर स्पेस को डिनाई करने से डिनाई नहीं कर सकता, वो उसकी फ़्लाइट को मना नहीं कर सकता कि आपने यहाँ से उड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी के तहत जो है इंडिया ने ये डिप्लोमेटिकली इशू उठाया है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। सो इट कैन नॉट ब्लॉक। सो ये पहला फ्रीडम है। इसके अलावा दूसरे बाकी फ्रीडम्स कौन कौन से हैं? देखिए दूसरा फ्रीडम बात करता है रीफ्यूलिंग के लिए, कि कोई भी फ़्लाइट किसी दूसरे कंट्री में रुक के रीफ्यूल होकर हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो भी सामान है उसको उतारना पड़ेगा, और जो कंट्री में वो रीफ्यूल हो रही है या आप कह लीजिए मेंटेन हो रही है या रिपेयर का काम चल रहा है, तो वहाँ पे सारे पैसेंजर्स को, सारे सामान को उतारना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
थर्ड और फोर्थ फ्रीडम कहता है कि किसी भी कंट्री को जो है अपने होम कंट्री से किसी और कंट्री के लिए फ़्लाइट जो है शुरू करने की फुल फ्रीडम है। ऐसा नहीं, किसी भी एयरलाइन को या किसी भी कंट्री को डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप अपनी फ़्लाइट इस पर्टिकुलर कंट्री में लेके नहीं आएंगे। तो फिर अब आपके दिमाग में, अगर जो न्यूज़ रेगुलर पढ़ते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो सर फिर इसराइल और अभी पीछे हमने पढ़ा था कि यूएई के बीच में एक फ़्लाइट शुरू हुई है, तो वो बंद कैसे हो रखी थी? देखिए, वो बंद इसलिए हो रखी थी क्योंकि उनके आपस में रिलेशंस ही नहीं थे। तो रिलेशंस नहीं थे तो फ्लाइट क्यों जाएगी? ठीक है ना? सॉरी। तो रिलेशंस नहीं थे तो फ्लाइट क्यों जाएगी? जब इन्होंने आपस में रिलेशंस डेवलप किए तो उसके बाद इनकी फ़्लाइट भी शुरू हो गई। सो इट इज़ नॉट लाइक दे हैव डिनाइड ईच अदर लैंडिंग और टेकिंग ऑफ। इट इज़ जस्ट दैट कि यहाँ से और वहाँ जाने वाला और वहाँ से यहाँ जाने वाला कोई था ही नहीं। ठीक है जी। तो ये कुछ फ्रीडम्स जो हैं ये आपको शिकागो कन्वेंशन के अंडर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि शिकागो कन्वेंशन क्या है, तो आप याद रखिएगा कि वो सिविल एविएशन से रिलेटेड है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हैं, कोई क्लैरिटी चाहिए किसी टॉपिक पे, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो है डिटेल में एनालिसिस करके जो है डिस्कस किया जाए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसके अलावा अगर आप और भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आवर इनबॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन। थैंक यू।